अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास कैसे हैं? उम्मीद है आप बेहतरीन सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम असम्बली लैंग्वेज, मिप्स असम्बली लैंग्वेज को देखेंगे। ये एक और बुक है जिससे हम इसको करेंगे। वापस चलते हैं हम प्रीवियस उसी बुक की तरफ जहाँ से हमारा था। हमारा चैप्टर नंबर 2 है इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन सेट को देखेंगे। हम इसमें देखेंगे मिप्स इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है और कुछ ऑपरेंड्स वगैरह देखेंगे, और इसके बाद कुछ हमारे असम्बली लैंग्वेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो इस बुक पर असम्बली लैंग्वेज को करवाने की बजाय एक और बुक है जिससे मैं आपको असम्बली लैंग्वेज करवा रहा हूँ। ये बुक है डिजिटल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर सेकेंड एडिशन। ये बुक भी मैं आपके साथ ocw.kfuit.edu.pk पर शेयर कर दूंगा, और इसकी स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। बिफोर इट टू मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा बेसिक हम वहीं से करेंगे चैप्टर नंबर 2 का, जिसके बारे में सबसे पहले किसी भी चीज़ का इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे कि मिप्स क्या है, और इसके बाद हम थोड़े से मैथमेटिक्स या कह लें अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे, और इसके बाद हम असम्बली लैंग्वेज पर शिफ्ट हो जाएंगे। इंस्ट्रक्शन सेट दरहकीकत आपके पास कंप्यूटर को दी जाने वाली इंस्ट्रक्शन का एक पैटर्न है। मींस कि आपके कंप्यूटर के पास कोई भी इंस्ट्रक्शन किस तरीके से दी जाएगी या वो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करेगा, वो किस तरीके से हमने उसे पहले से सिखाया हुआ है। तमाम को पता है कंप्यूटर एक डल मशीन है। जब कंप्यूटर डल मशीन है तो उसे तो खुद नहीं पता कि ये जो आने वाली इंस्ट्रक्शन इसके साथ मैंने क्या करना है। तो हमने पहले से उसे सिखाया हुआ है कि ये जो इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये इंस्ट्रक्शन को उसने कैसे इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहली जो बात करेंगे वो करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट की। तो हमारे पास डिफरेंट जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हैं उनके डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो हम एक इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो होगा मिप्स का। मिप्स क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। तो इस पूरी बुक में जो कि हम कंटिन्यू किए हुए हैं उसके अंदर हम मिप्स आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे जैसे हम आगे मूव करते चले जाएंगे आपको इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में मज़ीद क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। मिप्स के अंदर किस तरह के इंस्ट्रक्शन सेट हैं, क्या है क्या नहीं है, ये हम अभी साथ के साथ इसे कवर करते चले जाएंगे। कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। आपको तमाम को पता है कि अर्थमेटिक जितने भी ऑपरेशंस हैं ये सारे के सारे हर जगह पर कॉमन है। प्लस का है, माइनस का है, डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशंस का है। ये अर्थमेटिक ऑपरेशन तमाम में कॉमन है। अगर इनके लिए हमने जो भी इंस्ट्रक्शन सेट लिखना है वो अगर ऐसा लिखा जाए जो कि सादा हो या पहले वालों की तरह का हो, मींस जितना सिंपल होगा उतना रेगुलर होगा, यूँ समझिए सादा। या यूँ कह लीजिए, अगर आपने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैशन वाले कपड़े वेयर कर लेते हैं तो उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, और आप आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन उसका ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है। ड्यूरेशन से क्या मीनिंग हुआ? वो फैशन आउट हो जाता है। जब फैशन आउट हो जाता है तो हमारा उन हाईली पेड क्लॉथिस को भी दोबारा पहनने को उस कदर विलिंगली या क्या लें दिली तौर पर हम मुतमिन नहीं होते। अब इसका बेहतरीन अल्टरनेट क्या है? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि सादा कपड़े पहनते होंगे, यानी कि वाइट शलवार कमीज़। आपने जब से बॉर्न हुए या अब तक आपने जब से होश संभाला अभी तक आपने देखा होगा सफ़ेद शलवार कमीज़ का रवाज ख़त्म नहीं हुआ। क्यों? सादा। सिंप्लिसिटी ऑलवेज फेवर द रेगुलरिटी, यानी कि जो सादा चीज़ होती है वो हमेशा रेगुलर होती है। तो हमने यहाँ पर जो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है वो कोशिश करनी है कि सादा हो, जितनी सादा होंगी वो हमारे पास हाई परफॉर्मेंस देंगी कम से कम कीमत पर। कहने का क्या मीनिंग है? मैं एक आसान लफ्ज़ों में, आपने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन ली, वो जब तक आपके पास खुद पहन कर ख़त्म ना हो जाए या उसकी लाइफ ख़त्म ना हो जाए तब तक वो चलता रहेगा। आपकी कॉस्ट भी कम और आपके पास उसकी परफॉर्मेंस भी ज़्यादा। इवन दो इसकी बजाय अगर आप शेरवानी ले लेते हैं, आप कितने दिन पहनेंगे? आप मैक्सिमम अपनी शादी पर पहन लेंगे, किसी दूसरे के दोस्त की शादी पे पहन लेंगे, इसके अलावा नहीं है। या आप ऐसे कोई हाईली एम्ब्रॉयडरी वाले क्लोथ्स गर्ल्स जैसे पहन लेती हैं, इट इज़ नॉट फिजिबल टू वेयर इन ईच डे। तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा? उसकी कॉस्ट ज़्यादा और उसकी परफॉर्मेंस का। सिमिलरली यहाँ पर
बिफोर इट टू मूव टूवर्ड डायरेक्टली टूवर्ड द मैप्स, मैं आपको यहाँ से शिफ्ट करना चाहूँगा। डिज़ाइन, डिजिटल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये बुक मैं आपके साथ जल्द शेयर भी कर दूंगा। इसकी बुक की शेप में आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट पेज, ये आपके पास फ्रंट पेज है इसका। डिजिटल डिज़ाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सेकेंड एडिशन बाय डेविड मनी हारिस एंड सारा एल हारिस। ओके, वापस चलते हैं हम स्लाइड्स की जानिब। तो आज हम इसमें जो देखेंगे वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है इसके बारे में, फिर हम असेंबली लैंग्वेज को और मशीन लैंग्वेज को देखेंगे, और कुछ हद तक हम प्रोग्रामिंग करेंगे और कुछ एड्रेसिंग मोड्स को देखेंगे। इसके बाद यही पहले 5 टॉपिक्स हैं जो कि हम इसमें कवर करेंगे, और वापस हम अपने दोबारा उसी बुक की तरफ को शिफ्ट कर जाएंगे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि उस बुक पर इतने ज़्यादा डेप्थ में नहीं लिखे हुए, जिसके लिए मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग इसको अच्छी तरीके से, इस बुक को भी साथ साथ रीड कीजिएगा, आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस साइड पर, ये जो आपको आपके राइट हैंड साइड पर नज़र आ रही है एक डायग्राम, तो उसमें देखें सबसे लोएस्ट लेवल पर आपको फिज़िक्स नज़र आएगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से डील करने के लिए, और सबसे टॉप लेवल पर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नज़र आएगा जो कि प्रोग्रामर्स के प्रोग्रामिंग के लिए। आप लोग मोस्टली इस लेयर पर बैठे हुए होते हैं और फिज़िक्स वाले मोस्टली इस लेयर पर बैठे होते हैं। हम फिज़िक्स को यूज़ करते हुए डिवाइसेस बनाते हैं और उनसे एनालॉग सर्किट्स या डिजिटल सर्किट्स बनते हैं, उस पर हम लॉजिक डेवलप करते हैं। इससे ऊपर जो चीज़ बनती है दैट इज़ द माइक्रो आर्किटेक्चर। माइक्रो आर्किटेक्चर जो है डाटा पाथ कंट्रोलर्स वगैरह हैं, और इससे ऊपर हम आर्किटेक्चर पे आते हैं जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के साथ डील करता है। इससे ऊपर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह तमाम इंक्लूड हो जाते हैं, और लास्ट में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस में हम आर्किटेक्चर को देख रहे हैं कि प्रोग्रामर को एप्लीकेशन का प्रोग्राम लिखना है तो वो उसे किस तरह का अंडरलेइंग आर्किटेक्चर मिल रहा है। तो इससे नीचे आर्किटेक्चर से नीचे क्या है? माइक्रो आर्किटेक्चर। माइक्रो आर्किटेक्चर क्या होता है कि हमने किसी भी हार्डवेयर को या किसी भी आर्किटेक्चर को किसी हार्डवेयर के अंदर किससे इनेबल करना है। ओके, मूव नेक्स्ट, असेंबली लैंग्वेज। हमने लास्ट डिस्कस किया था, हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं, एक लो लेवल लैंग्वेजेस और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस। मैं इनके इंटरमीडिएट में एक और हम इंसर्ट करते हैं, दैट इज़ द असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? जो कि आपके ह्यूमन के भी करीब होती है और कुछ हद तक ये मशीन के भी, ये सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, कुछ हद तक ह्यूमन के रीडेबल होती है, और इससे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना आसान होता है। ओके, अनदर थिंग, असेंबलर जो होता है वो आपके कोड को, असेंबली के कोड को कन्वर्ट कर देता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स की मुख्तलिफ असेंबली लैंग्वेज है। हम जो डिस्कस कर रहे हैं आर्किटेक्चर वो है मेप्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड आर्किटेक्चर। इसको जॉन हेंजे और उसके कोलीग थे, दोनों ने में ये किया 1980 में स्टैनफोर्ड में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कि दूसरी बुक मैंने आप लोगों के लिए रिकमेंड की हुई है वो बुक इन्हीं राइटर्स की है। हम चलते हैं इसके टॉप पेज पर। अगर आप गौर करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, डेविड ए पैटरसन एंड जॉन एल हेंजे। और सिमिलरली यही इस मिप्स आर्किटेक्चर के को फाउंडर हैं, जॉन हेंजे एंड डेविड पैटरसन। Used in many commercial systems including the Silicon Graphics, Nintendo and Cisco. ये है जॉन हेंजे। A little bit introduction about him. President of Stanford University, Professor of Electrical Engineering and the Computer Science at Stanford since 1977. इसने सबसे पहले रिस्क जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर विद डेविड पैटरसन बनाया, और उसी को बाद में डेवलप किया मिप्स आर्किटेक्चर 1984 में,
और 2004 तक अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन मिप्स माइक्रो सेल आउट हो चुके हैं। कुछ प्रिंसिपल बेसिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन के, सबसे पहला सिंप्लिसिटी फेवर्स द रेगुलरिटी, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। कॉमन केसेस को फास्ट करना है, जो कि हमारे वीडियो नंबर 2 या लेक्चर नंबर 2 की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया। स्मॉलर इज़ द फास्टर, जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा फास्ट होगा। रीज़न क्या है? हम कह सकते हैं इन सम हाउ ट्रैवलिंग कॉस्ट एंड a lot of the other thing reduce with the smaller. Good design demands the good compromises. जितना अच्छा डिज़ाइन करना है उसमें कंप्रोमाइज़ भी उतना ज़्यादा करना पड़ता है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमने कहा था कि हम किसको देखेंगे, हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन जब हम सी में या किसी भी हम अर्थमेटिक ऑपरेशन किसी भी उसमें लिखते हैं मैथमेटिक्स में, तो हम कैसे लिखते हैं? हम कहते हैं x इज इक्वल टू a प्लस b। इसमें अगर आप गौर करें, ये साइड आपके पास कैलकुलेट होती है और इसका ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में इसका रिजल्ट स्टोर हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑपरेंड हैं। 3 ऑपरेंड हैं। कौन कौन सा ऑपरेंड है? a इज ऑपरेंड, b इज ऑपरेंड एंड x इज ऑपरेंड। इन 2 ऑपरेंड्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और कैलकुलेट करके x वाले ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। आपके राइट हैंड साइड पर एक ऑपरेटर है यहाँ पर प्लस का, एक आप कह लें कि ऑपरेटर कह लें या असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं इस टाइम इसको कहना पसंद करूँगा। असाइनमेंट ऑपरेटर है जो कि आपके राइट हैंड साइड की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेंड के अंदर स्टोर कर देता है। वापिस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अगर सी के अंदर भी हम कोड को लिखते हैं तो सी में भी हम कैसे लिखते हैं? ए इक्वल टू बी प्लस सी। इससे मीनिंग क्या है? इससे ये मीनिंग है बी और सी को प्लस किया जाए और बी और सी को प्लस करने के बाद ए के अंदर स्टोर कर दिया जाए। गुड, मेरा ख्याल है ये काफ़ी आसान है, सिमिलर टू मैथमेटिक्स। लेकिन अगर हम इसे असेंबली लैंग्वेज में और मिप्स की असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? हमने पहले डिस्कस किया, ये हमारे पास असेंबली लैंग्वेज जो है ये कौन सी है? ये सिंबॉलिक है। यहाँ पर सिंबल्स यूज़ की जाएंगी। यहाँ पर जो सिंबल्स यूज़ की जाती है वो है ऐड की। ऐड से मीनिंग क्या है? ऐड से यहाँ ये एक सिंबल है जिससे ये मीनिंग है कि इसने जमा करना है। किसको जमा करना है? चले हम समझते हैं। ये गौर करें, आगे लिखा बी एंड सी। ये जो बी और सी है इन दोनों को सम अप करेगा। इस तरीके से आपके पास अगर आप इसमें देखें बी और सी आपके राइट हैंड साइड के दो ऑपरेंड थे, इनको क्या कह रहे हैं? हमने प्लस करना है और प्लस करके इसका रिजल्ट ए में स्टोर करना है। सिमिलरली सिंपलिसिटी की वजह से सेम राइट हैंड साइड पे 2 ऑपरेटर जो रखे गए हैं, ऑपरेंड रखे गए हैं, इन दोनों ऑपरेंड को कहा गया है कि आपका ऑपरेटर ऐड है, आपने इसके मुताबिक से दोनों को जमा करना है और जमा करके इसका रिजल्ट किस में स्टोर कर देना है? ए में स्टोर कर देना है। तो हमारे पास अब जो 2 ऑपरेंड जिनसे हमने डाटा लेना है उनको हम कहेंगे सोर्स ऑपरेंड, और जिसके अंदर हमने डाटा को स्टोर करना है उसको हम कहेंगे डेस्टिनेशन ऑपरेंड कहेंगे। ओके, सिमिलरली विद द सब्ट्रैक्शन, a is equal to b minus c, the symbol against it, निमोनिक्स भी इसे कहते हैं। द सिंबल अगेंस्ट इज सब मीन्स सब्ट्रैक्ट करना, एब्रीवेटेड ऑफ द सब्ट्रैक्शन। बी और सी को सब्ट्रैक्ट करना है और ए के अंदर आपके पास सोर्स ऑपरेंड बी एंड सी और आपके पास डेस्टिनेशन ऑपरेंड कौन सा बना? ए। सिमिलरली मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट। हियर इज अगेन द प्रिंसिपल सिंप्लिसिटी फेवर्स द रेगुलरिटी। अगर आप गौर करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो 2 ऑपरेंड हैं या 2 वेरिएबल्स हैं, ये दोनों को दोनों हमारे पास यूज़ हुए एज अ सोर्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक ऑपरेंड बचा वो हमारे पास एज अ डेस्टिनेशन यूज हुआ। तो ये सिंप्लिसिटी थी जो कि रेगुलर चलेगी। ओके, सी के अंदर तो बहुत आसान है, हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं इन इक्वेशन।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। मिप्स असेंबली लैंग्वेज के अंदर हमें सबसे पहले किसी एक ऑपरेंड को करना पड़ेगा। अगर आप डीमैथ्स ज़हन में रखें, सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, या एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। डीमैथ्स को अगर आप फॉलो करें तो सबसे पहले आपके पास एडिशन आता है, तो आप राइट की जानिब को मूव करते हुए, मीन्स के लेफ़्ट से राइट की जानिब जाते हुए आप क्या करेंगे, जो ऑपरेटर पहले आएगा इनमें से अगर डिवीजन का पहले आएगा तो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, और पूरी इक्वेशन में डिवीजन का ऑपरेटर को हम पहले परफॉर्म करके फिर मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम गौर करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एडिशन आया। एडिशन किस किस की है, बी और सी की है। हमने कहा ऐड करो बी और सी, और एक थर्ड वेरिएबल, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर इसके डाटे को स्टोर कर दिया। इसके बाद हमारे पास बेटा क्या आया, हमने जो ऑब्टेन रिजल्ट है उसमें से डी को माइनस करना है। तो ये फर्स्ट ऑपरेंड है। अगर आप गौर करें, इसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जैसे हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास होल्ड करती है प्लस के सिनेरियो में। लेकिन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, या यूं कह लें कि ये आपस में इक्वल नहीं है। इससे क्या मीनिंग हुआ कि वी कैन नॉट प्लेस a माइनस बी। चलें एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2। अगर हम गौर करें तो पहले में रिजल्ट 1 आ रहा है और दूसरे में हमारे पास रिजल्ट -1 आ रहा है। तो ये दोनों आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते। जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते तो जो पहला रिजल्ट होगा वो पहले आएगा, यानी कि पहला ऑपरेंड पहले आएगा। तो टी फर्स्ट ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड इसके बाद आया, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन आई, हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये सी कोड के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज का भी कोड आपको साथ साथ सिखा रहे हैं, ताकि अगर आपको कोई सी कोड दिया जाए एग्जाम में तो आप इजीली उसे मिप्स आर्किटेक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकें। ओके, कॉमन केस फास्ट। कॉमन केस फास्ट करने के लिए मिप्स आर्किटेक्चर ने रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को यूज़ किया, जबकि हमारे पास दूसरे आर्किटेक्चर मोस्टली इंटेल वगैरह वो यूज़ कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, जिसे 6 भी कहते हैं। ओके, ऑपरेंड हमारे पास किस किस तरह के हो सकते हैं। ऑपरेंड बेटा हमारे पास रजिस्टर्स हो सकते हैं, मेमोरी हो सकती है, और कांस्टेंट हो सकते हैं। कांस्टेंट्स को हम यहाँ पर इमीडिएट भी कहेंगे। ये नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमीडिएट्स कैसे हमारे पास एज ऑपरेंड यूज़ होंगे। न्यू समझ लीजिए, आपने डेट 6 वैल्यू वहाँ पर डेट लिख दी तो इसे इमीडिएट वैल्यू कह देंगे। रीज़न क्या है, इमीडिएट क्यों कहा गया, देयर इज़ नो रेफरेंस रिक्वायर्ड कि ये रजिस्टर में मौजूद है कि ये मेमोरी में मौजूद है। ये डायरेक्टली वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर एज आ ऑपरेंड यूज़ होगी। ओवरऑल मिप्स आर्किटेक्चर के अंदर 32 रजिस्टर्स हैं। 32 रजिस्टर आर्किटेक्चर भी हम इसे कहते हैं, और हर एक रजिस्टर 32 बिट का है। ये जो 32 बिट है ये बताता है कि आपके प्रोसेसर कितने बिट का है। आपने मोस्टली देखा होगा कि इसके अंदर जी ये 64 बिट कंपैटिबिलिटी नहीं है। ये 64 बिट क्या होता है, 64 बिट ये होता है कि आपके प्रोसेसर के हर रजिस्टर का जो साइज़ है वो 64 बिट है। और 32 बिट का मीनिंग क्या हुआ कि आपके प्रोसेसर के अंदर जितने भी रजिस्टर्स मौजूद हैं उनमें से हर एक का जो साइज़ है वो 32 बिट है। अब ये समटाइम 64 बिट इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। किसके साथ, 32 बिट के साथ। रीज़न उसमें 32 बिट्स हैं। हाउ इट्स पॉसिबल कि 64 बिट का डाटा कैन बी फिट इन अ 32 बिट। यही रीज़न है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते। तो जो सॉफ्टवेयर अगर 32 बिट का है तो कोशिश करें उसे यूज़ करें, जो 64 बिट का है तो उसे यूज़ करें। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेरी आपके लिए रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास अंडरलाइंग आर्किटेक्चर 64 बिट का है तो उसके ऊपर आप इंस्टॉल करने वाले तमाम के तमाम सॉफ्टवेयर 64 बिट यूज़ कीजिए। स्मॉलर इज़ द फास्टर। स्मॉलर मीन्स जितने नंबर ऑफ रजिस्टर रिड्यूस होंगे उतना उन्हें हैंडल करना आसान इन सम हाउ, एक लिमिट तक। ओके, यहाँ पे 32 रजिस्टर हैं। हम उन तमाम 32 रजिस्टर्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं
पहला रजिस्टर 0 से शुरू होगा और आखिरी रजिस्टर अल्टीमेटली यू पीपल नो वेरी वेल रिगार्डिंग टू द इंडेक्सिंग कि वो 31 पे एंड हो जाएगा। 0 हमारे पास 0 रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 0 ही रहती है और ये कांस्टेंट है। ओके, इसके बाद 80 इसका रजिस्टर का नंबर 1 है और ये असम्बली का असम्बलर है जो कि इसको कन्वर्ट करता है, उसके लिए ये टेम्परेरी रजिस्टर है। इसके बाद आपके पास रिटर्न वैल्यूज़ के लिए फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए रजिस्टर नंबर 2 एंड 3 जिसको हम V0 एंड V1 के साथ यहाँ पर करेंगे। सिमिलरली A0 से लेकर A3 तक 4 to 7 रजिस्टर नंबर जो हैं ये फंक्शन के आर्गूमेंट्स के लिए, और कुछ हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर हैं, 8 टेम्परेरी रजिस्टर हैं T0 से लेकर T7 तक, 8 से 15। आपने इसे ज़रूर जहन में रख लेना है। यहाँ पर ये जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए, इनके नंबर्स कौन से हैं और ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। पहला T0 से लेकर T7 तक टेम्परेरी रजिस्टर, दूसरा बेटा आपके पास S0 से लेकर S7 तक ये फिर 8 रजिस्टर हैं जो कि सेव रजिस्टर के तौर पे यूज़ होंगे, और फिर आपके पास 2 टेम्परेरी रजिस्टर और हैं 8, 9 एंड 8, ये 2 टेम्परेरी रजिस्टर हो रहे हैं। टोटल इस तरीके से हमारे पास 18 रजिस्टर्स हुए जो कि हम मुख्तलिफ लेवल्स पर यूज़ करेंगे, जिनमें से 10 हमारे पास रजिस्टर ऐसे हुए जो कि टेम्परेरी हैं 8 से लेकर 15 तक और 24 एंड 25। इसके अलावा 8 रजिस्टर 16 से 23 तक हमारे पास सेव रजिस्टर हैं जिसके अंदर हम अपने आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ को सेव कर सकेंगे। OS के लिए 2 रजिस्टर्स हैं K0 एंड K1। सिमिलरली आपके पास ग्लोबल पॉइंटर्स के लिए एक रजिस्टर है, एक स्टैक पॉइंटर के लिए, एक फ्रेम पॉइंटर के लिए, और एक हमारे पास फंक्शन के रिटर्निंग एड्रेस के लिए जहाँ से फंक्शन ने कॉल किया और वापस किस एड्रेस पे आना है उस एड्रेस को स्टोर किया जाता है, रिटर्न एड्रेस के लिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रजिस्टर्स, यहाँ पर एक सिंबल है डॉलर साइन। ये डॉलर साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रजिस्टर है। ये देखिए, ये डॉलर साइन और इसके बाद आ गया 0 है उसका नंबर। अगर आप गौर करें तो प्रीवियस में ये डॉलर साइन और 0 से मीनिंग क्या है, ये 0 रजिस्टर है जो कि कांस्टेंट है। तो सेव रजिस्टर हम S0 से S7 तक यूज़ करेंगे, टेम्परेरी रजिस्टर T0 से T9 तक यूज़ करेंगे, और बाकी रजिस्टर हम साथ के साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। अब हम उसी एग्जांपल की तरफ जो कि शुरू में हमने ली, A=B+C की एक एग्जांपल ली थी, इसे MIPS असेंबली लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं। हम कहते हैं कि एक ऑपरेंड जो है A, ये S सेव रजिस्टर है, इसमें हमने S0 में से सेव कर दिया। यहाँ पर हम डायरेक्टली वेरिएबल्स का नेम नहीं लिख सकते, हमें जो भी वैल्यू हो पहले सेव रजिस्टर्स में या टेम्परेरी रजिस्टर में सेव करनी पड़ेगी, और उसके बाद हम उन रजिस्टर्स का नेम लिखेंगे, या हम डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू लिख सकते हैं। ए वाला S0 में आ गया, B का ऑपरेंड का रिजल्ट हमारे पास S1 में, C का S2 में। अगर आप गौर करें, C की जगह पर S2 आ गया, B की जगह पर S1 आ गया और A की जगह पर S0 आ गया। इज इट क्लियर? ओके, हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है, क्या हमारे पास ये 32 बिट्स काफ़ी होंगे? ओके, अगर हमारे पास ये कम भी होंगे तो हम मेमोरी को भी डाटा रेफरेंस कर सकते हैं, तो हम मेमोरी से भी डाटा डायरेक्ट ले सकते हैं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है मेमोरी से डाटा लेने में, एक प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम क्या है कि मेमोरी आपके CPU से बहुत ज़्यादा दूर पड़ी हुई है जिसकी वजह से वह स्लो है। तो हमें मोस्टली जो वेरिएबल्स का डाटा होगा हम इसमें रखेंगे, और जो हाई अमाउंट ऑफ डाटा होगा जो कि हमें मेमोरी से रिक्वायर्ड होगा, हम उसके लिए मेमोरी रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। Each 32 बिट वर्ड हैज़ अ यूनिक एड्रेस। ये एड्रेस से मीनिंग क्या है? सबसे पहले मैं आपको 2 चीज़ों बता देता हूँ। हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है वर्ड, एक होता है बाइट। वर्ड क्या है?
वर्ड हमारे पास क्या है कि ये आपने कहा कि 32 बिट रजिस्टर है या आपका CPU 32 बिट है, तो इसका ये मीनिंग हुआ जो साइज़ आपके CPU का या आपके रजिस्टर का होगा या CPU जितने बिट का होगा सेम वर्ड का साइज़ होगा। इसका ये मीनिंग हुआ कि आपके पास एक वर्ड के अंदर, अगर आप 32 बिट रजिस्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास एक वर्ड जो होगा वो कितना का होगा, 32 बिट का। ओके, बाइट क्या है? बाइट आपको पता है कि 4 बिट की एक बाइट होती है। मेमोरी के अंदर जब एड्रेस स्टोर किए जाते हैं तो दो तरह की एड्रेसिंग होती है। एक एड्रेसिंग होती है बाइट लेवल पर, एक होती है वर्ड लेवल पर। तो आर्किटेक्चर दोनों में से किसी एक को यूज़ कर रहा होता है। अगर कोई आपके पास वर्ड लेवल की एड्रेसिंग को यूज़ कर रहा है तो देयर इज़ नथिंग प्रॉब्लम कि वो आपके पास बाइट लेवल पर कन्वर्ट नहीं होगी, वो भी बाइट लेवल पर आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। जो भी आपके पास वर्ड का एड्रेस है मल्टीप्लाई बाय 4 वो आपके पास स्टार्टिंग बाइट का एड्रेस होगा और बाकी तमाम ऑफसेट के पॉइंट ऑफ व्यू पर चलेंगे।